क्या कुछ बीएसपी की तरफ से स्ट्रेटजी होगी इस बार चुनाव? बिल्कुल। आप हमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते बजाय खड़गे साहब के। गठबंधन जिसके नेता तुम हो, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसमें वो तुम पे थम नहीं रहा, वो जुड़ नहीं रहा, देश जोड़ो की बात कर रहे हो। आपको लगता है जिस तरीके से सनातन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो अलायंस नेताओं की तरफ से जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं चोट पहुंची? देखिए, मैं माफ़ी चाहते हुए, आपकी बात अब बहुत वरिष्ठ है, आपका न्यूज़ चैनल भी बहुत रेपुटेड है, बड़ी व्यूवरशिप है। जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने, पहले दिन बनते ही 3 घंटे के अंदर बयान दिया था सनातन धर्म के खिलाफ। चोरी भी हम करवाएं, डकैती भी हम डलवाएं, केस भी हम लगवाएं, 2004 से 10 तक 14 तक सपोर्ट भी हम करें, जेल भी हम जाएं, गलती भी हम ना करें, और उनकी बातें सब चलती रहें। कमाल की बात है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद मलूक नागर हैं, बीएसपी के। हमारे लिए देश सबसे पहले है, देश के लोग सबसे पहले हैं, और आज जो देश का परिवेश है पूरी कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जो बना था उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस विपक्ष की जो है वो खुद कन्फ्यूज है। जहां देश को जोड़ने की बात है, जहां देश के नेताओं को जोड़ने की बात है, जहां देश की पार्टियों को जोड़ने की बात है, वहां देश जोड़ो यात्रा पर राहुल जी निकलते हैं और जाके बिहार में पहुंचते हैं तो बिहार में गठबंधन को तोड़ देते हैं, बंगाल में पहुंचते हैं तो बंगाल में गठबंधन को तोड़ देते हैं, और आगे आकर के जब पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की तरफ को आते हैं तो केजरीवाल जी से मजाक में कहते हैं जल्दी समझौता कर लो, नहीं तो अरेस्ट करके जेल में डाल दिए जाओगे। तो यहाँ भी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के गठबंधन को तोड़ने की तरफ हैं। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो कांग्रेस के कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश पखलेश, और 8% यादव वोट भाग जाती है, और कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर और कंफ्यूज ना होने की वजह से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनवाते हैं। जब राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ जो सचिन पायलट, गुर्जर समाज जो 9% है वो पिछड़े समाज का, उनको धोखा दिया, छलावा करा और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और वो वहाँ के लोग नाराज हुए। और वहाँ पे जाट जो जयंत जी ने 3 सीटें मांगी थी, 1 सीट उनकी पहले ही थी, उनको 2 सीटें नहीं दी। वहाँ जाट नाराज हो गए जो 8-9% हैं, तो गुर्जर नाराज हो गए, जाट नाराज हो गए, मध्य प्रदेश यादव नाराज हो गए, पिछड़ी तमाम जाति भाग गई। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार कांग्रेस ने बनवाई, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसमें हम नहीं हैं, वो जो बना एक लड़ने के लिए, वो टूटता और बिखरता हुआ जा रहा। मुझे तो लगता है पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ बीएसपी की तरफ से स्ट्रेटजी होगी इस बार चुनाव? बिल्कुल। आप होमवर्क अगर पूरा होता तो बिल्कुल क्लियर होता। हमने करीब 1.5 महीने पहले कहा था राजस्थान में हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, सब मध्य प्रदेश में 7 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक छीना झपट्टी करके ले गए, छत्तीसगढ़ में हमारे विधायक चुरा के ले गए, लालच दे कर ले गए और गलत तरीके से काम किया। उसकी माफ़ी मांग लेते, हमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते बजाय खड़गे साहब के, 22% देश पूरा खड़ा होता। और उत्तर प्रदेश में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में एक समाजवादी पार्टी और आरएलडी है, उनका मिला करके 44% वोट और 13.5% हमारा 57% होता। यूपी हमारी होती, 50 सीट बाहर इम्पैक्ट डालती और आज बराबर में लड़ रहे होते। और जो 370 का नारा और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, दे नहीं सकते थे। कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है, कांग्रेस में कन्फ्यूजन है। उसका नेता सदन पार्लियामेंट में खड़ा होकर राष्ट्र की पत्नी बताता महामहिम राष्ट्रपति को, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, सरकार बना लो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, ऐसे बयान देता है। कभी अपने आप को चिड़ी मार, कभी कबूतर मार, कभी जेब कतरी बताता है। ऐसा बना रखा है, पता नहीं क्यों। वहाँ डिम्पा है, गिल है, वहाँ बिट्टू है, वहाँ मनीष है। ऐसे लोगों को अगर नेता सदन बनाए जो सदन में जूझें, टकरें, भिड़ें। मैं अभी बोल करके आ रहा हूँ फाइनेंस बिल पे, और मैंने बोला कि ये 3-4 लोग बैठे हैं, उनमें 2 गिल साहब और बिट्टू ने नेता सदन बना दे तो ये पार कर दें। पूरी सीट खाली पड़ी हैं और वहाँ फाइनेंस पे देश की बात हो रही है, देश के लोगों की बात हो रही है। गरीब लोगों को इनकम टैक्स की जो डिमांड पड़ी है उनको कैंसिल करा जा रहा, उसकी बात हो रही है। 1 करोड़ लोगों का जो छोटे छोटे टैक्स थे वो माफ़ करने की बात हो रही है। वो खाली पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ सदन खाली पड़ा जहाँ MP हों। पिछले 5 सेशन चलने नहीं दिए। गठबंधन जिसके नेता तुम हो, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसमें वो तुम पे थम नहीं रहा, वो जुड़ नहीं रहा, देश जोड़ो की बात कर रहे हो। पता नहीं क्या होगा। देश के लिए ज़रूरी है, देश के लोगों के लिए ज़रूरी है विपक्ष का मजबूत होना। विपक्ष मजबूत है तो सरकार
ठीक काम करेगी, सरकार ठीक काम करेगी तो देश मजबूत होगा। विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा तो देश कमज़ोर हो जाएगा, सरकार मनमानी करेगी। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस। आपको लगता है जिस तरीके से सनातन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो अलायंस नेताओं की तरफ से जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं चोट पहुंची? देखिए मैं माफ़ी चाहते हुए, आपकी बात अब बहुत वरिष्ठ है, आपका न्यूज़ चैनल भी बहुत रेपुटेड है, बड़ी व्यूवरशिप है। जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने, पहले दिन बनते ही 3 घंटे के अंदर बयान दिया था सनातन धर्म के खिलाफ। उनको समझ नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, सनातन धर्म की परिभाषा उनको नहीं आती है। यहाँ पे 70-75% लोग सनातन धर्म से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उनको सनातन धर्म की पता नहीं क्या दिमाग में बैठी हुई है। उनके अलायंस पार्टनर की बात तो छोड़ो जो साउथ से बोलते रहे हैं। नहीं, बिहार में चंद्रशेखर जो रहे हैं उस समय। मैं खुद कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ जी। तो इस वक्त आप क्या कुछ देख रहे हैं कि अब क्योंकि नीतीश कुमार चले गए, खुद लीड कर रहे थे, उसको पटना मीटिंग की, 5-5 मीटिंग इंडिया गठबंधन की हुई, उसके बाद नीतीश कुमार का जाना, तो ये आप क्या मान रहे हैं इंडिया गठबंधन की कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो एक प्रण लिया, जो एक शुरुआत की सब दलों को, विरोधी दलों को इकट्ठा करने की, पूरे देश में निकले, सब इकट्ठे करे, कांग्रेस ने उसको दरकिनार कर दिया, खड़गे साहब को उसको अध्यक्ष बना दिया। जहाँ ज़्यादातर सीट हैं, जहाँ 350-400 सीट हैं, उन पर ढंग से हिंदी बोली नहीं जाती है, हिंदी भाषी क्षेत्र में, वहाँ नीतीश कुमार से बड़ा कोई हो नहीं सकता था। उनको इज्जत नहीं दी, उनको बेइज्जत करा, उनकी सीटें कम करी। वहाँ जब भारत जोड़ो यात्रा गई, उनको बुलाया नहीं गया, उनको बेइज्जत करा गया, तो क्या करते, चले गए छोड़ करके। इसीलिए हम भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्ट शुरू से नहीं थे, हमें शुरू से पता थी। कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि मायावती साथ आए, बीएसपी साथ आए, लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हुआ। पता नहीं कैसा प्रश्न है, कुछ समझ नहीं आता है। एक तरफ तुम चोरी करके लेके जाओ, डकैती डाल के लेके जाओ, चोरी भी और सीना चोरी भी, और 2004 से 2014 तक की जो सरकार थी, आय से अधिक संपत्ति के केस लगा के जेल में डालने की प्लानिंग करी थी इन लोगों ने। बड़ी मुश्किल से कानूनी प्रक्रिया में पचड़े में फंस करके मेरिट पे जाके केस खत्म हुआ, जब न्याय मिला था वो इन्होंने शोषण करा। 2004 से 14 तक हमने इनको बगैर शर्त के सपोर्ट करा। अभी 3 महीने पहले जो सरकार बदली है, बगैर शर्त के हमने 5 साल पूरा राजस्थान सपोर्ट कर रहे थे, हमारे ही डाका डाल के अपने साथ मिला लिए। मध्य प्रदेश में इनकी हम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर मिनिस्टर बनाए, वहीं हमारे डकैती डाल करके ले गए विधायक हमारे। उत्तराखंड में हमारा एक मिनिस्टर था, हम 3 विधायक थे, सपोर्ट कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में तोड़ के ले गए। तो इनके जो चोरी और सीना चोरी और आखिर लीडरशिप, इज्जत भी तुम्हें चाहिए, बेइज्जती भी करोगे, चोरी भी करोगे, डराओगे भी, केस भी लगाओगे, माफ़ी भी नहीं मांगोगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, खड़गे को ला करके कुमारी बहन मायावती जी के बना, तो संभव कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता था? संभव था ही। तो इसका मतलब तो है ना कि आपने बीजेपी को क्लीन स्वीप दे दिया। अगर अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस सब अगर इस तरीके से लड़ेंगे तो बीजेपी को तो क्लीन स्वीप है फिर वहाँ पर। ये तो समझ नहीं आ रही है आपको, ये जान के प्रश्न ऐसे पूछ रहे हो। क्लीन स्वीप बीजेपी को हमने नहीं दिया, क्लीन स्वीप बीजेपी को दिया कांग्रेस ने। राजस्थान में मैंने भी जस्टिफाई करा, क्लीन स्वीप दिया, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिया, उनकी सरकारें बनवाई। अब अगर कांग्रेस उस गलती को मानती है कि वो अगर मानेगी कि वो उनकी गलती थी कि छोटे या उनके सहयोगी दलों को नहीं लिया साथ में, तो क्या आप साथ चलने को तैयार हैं वहाँ? अगर वो अपनी गलती को नहीं मानेगी तो हम बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगर वो उसकी माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से, और आज कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करें, अभी सब कुछ संभव है। वो खुद क्यों चाहते हैं? वो पुरानी कांग्रेस 1947 की, 80s की कांग्रेस, 70s की कांग्रेस, 60s की कांग्रेस, 50s की कांग्रेस, 90s की कांग्रेस, अभी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। अभी दिमाग वहीं पे टकरा हुआ है, ठहरा हुआ है। आज की कांग्रेस क्या है, आज के परिवेश में लीडरशिप क्या है, तुम्हारी कहाँ कितनी वोट हैं, एक एक करके तुमसे सारा देश के सारे स्टेट छीनते जा रहे हैं। इवन जो राजधानी है ये भी केजरीवाल जी ने पार्टी ने छीन ली। तो कहीं ना कहीं अभी दिमाग सेट होने में देरी है। अगर सेट हो जाते तो जितने भी हो रहे हैं, आज आरएलडी का हो रहा है, एसपी का हो रहा है, इधर केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, उधर बिहार में नीतीश जी के साथ हो गया, उधर बंगाल में ममता जी के साथ हो गया, क्या हो रहा सामने दिख ही रहे हैं। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अब बहुत जिस तरह के प्रश्न मेरे से कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, खड़गे साहब से करना चाहिए।
एक सर 2014 में जब बीएसपी अलग होकर लड़ी थी, एक भी सीट नहीं आई। हालांकि 2019 में जब अखिलेश के साथ मिलकर लड़े 10 सीट बीएसपी को मिली, 5 सीट अखिलेश को मिली। अब फिर आप अकेले बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा है हम लड़ेंगे, एकला चलो की रणनीति पर चलेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है पार्टी? देखिए आप क्या आपको पता है, यूपी में हम जब लड़े अकेले लड़े और हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 13.5% जो करोड़ों लोग हमारे साथ थे, फिर भी एक हमारा एमएलए आया। इससे नीचे हमारा कुछ हो नहीं सकता, इससे नीचे हम जा नहीं सकते। उसके बाद राजस्थान में चुनाव हुआ, हम 2 एमएलए जीत के आए। हम तो बढ़ते ही रहेंगे इससे ज़्यादा लगातार। लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, जो अभी तकव्वुर जिनको इतना है कि अभी अपने आप को राजा से कम समझते नहीं हैं, उनका क्या होगा जरा उनसे पूछो। चोरी भी हम करवाएं, डकैती भी हम डलवाएं, केस भी हम लगवाएं, 2004 से 14 तक सपोर्ट भी हम करें, जेल भी हम जाएं, गलती भी हम ना करें, और उनकी बातें सब चलती रहें। कमाल की बात है। आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि आपका बीजेपी के प्रति जो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो क्या हम भविष्य को लेकर क्या कुछ पॉलिटिक्स आप संकेत माने इसका? ये बात ना अधूरी है। आप सारे चैनलों वालों के लिए कहा जा रहा है कि सारे के सारे चैनल जो हैं ये मोदी जी के गोदी मीडिया नाम रख रखा कि उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बात करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और विपक्ष को आप मार रहे हैं। पर मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग देश हित और जनहित में काम करते हैं, जो ठीक खबर लगती है दिखाते हैं। हम भी ऐसा मानते हैं कि जो 1913 में जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में, जब का देश अलग था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसका देश अलग था, और आज 2023-24 का देश अलग है। सब लोग देख रहे हैं। बगैर मतलब के खिलाफत करोगे तो तुम और ख़त्म हो जाओगे कांग्रेस की तरह, और सही बात को अप्रिशिएट करोगे और सरकार की कमियां खामियां ढूंढ करके अगर तुम टकरोगे, जूझोगे, भिड़ोगे, लड़ोगे संसद में, और लोग तुम्हें देखेंगे। मेरा इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं अभी आपके व्यूवरशिप या आपके टेलीविज़न की आपकी स्क्रीन के माध्यम से, उनको समझ आएगी कि कुछ लोग आज देश हित और जनहित में सही बात को सही कहते हैं, गलत बात को गलत कहते हैं। राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स, MP, MLA, MP, मिनिस्टर सबसे ऊपर उठ के जब सोचते हैं देश के लिए, तो वो हम सीधा सोचते हैं। हमें परवाह नहीं पड़ती कि आप क्या कहते हो कि बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं। कोई कहता है कि समाजवादी में चले गए, कोई कहता है जी ये तो BSP तो कहीं डर रही है, कहीं CBI डर रही है, कहीं ED से डर रही है, कि इनकम टैक्स से डर रही है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमारे लिए देश के लोग, गरीब, पिछड़े, दलित, कमज़ोर, मजलूम, किसान हमारे लिए पहले हैं। और देश की पार्लियामेंट में जब हम बोलते हैं तो हम सोचते नहीं। अभी 5 मिनट पहले बोल के आओ, मेरी स्पीच आप निकाल के देख लोगे तो लग जाएगा कि कौन बोल रहा, देश के लिए बोल रहा। बिल्कुल, आप तेज तरह नेता हैं और संसद में लगातार आप आवाज़ उठाते रहे। अभी क्योंकि आपने ED की बात की, तो ED के एक्शन से विपक्ष में बड़ा हड़कंप है। हेमंत सोरेन की इससे पहले गिरफ्तारी हुई, और जिस तरह से केजरीवाल को 5 समन हो गया ED का, तो क्या देख रहे हैं ये जो ओपोजिशन पर लगातार ED के जो छापे पड़ रहे हैं, देखिए इसको एक चीज़ हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। क्या पहले 2004 से 2014 तक हमारे खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति के केस कुमारी बहन मायावती जी के खिलाफ, माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ लगाए, तो क्या कांग्रेस उस समय ऐसा ही गलत कर रही थी? जब गुजरात में अमित शाह जी को उठा करके केस लगा के जेल में डाल दिया, तो क्या कांग्रेस उस समय मिसयूज कर रही थी? क्या जितने भी पहले सरकारें कांग्रेस तोड़ करके अपनी सरकार बनाती थी, तो क्या ED या CBI या इनकम टैक्स का जब दुरुपयोग कर रही थी? अगर जब कर रही थी तो अब भी कर रही होगी। शिकायत किसने? कांग्रेस ने। अब ये कर रहे हैं, आगे कोई सरकार आएगी इनके साथ वो करेंगे। लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उसके दायरे में रह के जो संसद में हम सांसद लोग कानून बनाते हैं, जिसको जितनी पावर देते हैं उसको पूरा अधिकार है जाकर के देश हित और जनहित में और टैक्स को रिकवर करने के लिए, या काले धन को रोकने के लिए, या गलत ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अफसरों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। वो जाके चेक करें, और जो कंसर्न लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बैठती है, वो अपने कागजात पेश करें, सफाई दें और कोर्ट में जाकर के जो भी न्याय होगा वो मिलेगा। जहाँ तक बात है विपक्ष के लोगों की, हम विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बैठती है देश के सभी प्रदेशों की विधानसभा और विधान परिषदों में और देश की लोकसभा और राज्यसभा में, कि हम सरकार की कमियां खामियां को निकालें, उजागर करें, पब्लिक के सामने डिबेट करें, पब्लिक के सामने रखें, पब्लिक देखे, और चुनाव में जो पब्लिक को लगे पब्लिक फैसला दे, और वोट से पब्लिक सिद्ध करे कि कौन गलत है कौन सही है। तो आपको लगता है ED ठीक कर रही है? नहीं, हमने तो ये तो नहीं कहा। हमने, आप अपने सब मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आप कुछ भी सोचें। जो मैंने कहा है मैं उसे अभी कह के निपटाऊं, उसे रिपीट करूं तो ठीक नहीं है। एक सत्र के दौरान 146 सांसद अगर निलंबित हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? आज तक भी हुआ नहीं था ऐसा।
आपको उस समय की परिस्थितियां पूरा मालूम नहीं है या उस तरह की पूरा होमवर्क आपने नहीं किया? नहीं, मैं होमवर्क माफ़ी पूरा है। चाहता हूं, ऐसा कह नहीं सकता मैं, बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि आपको इस सत्र से छोड़ के जो पिछले 5 सत्र हैं, कौन सा सत्र चला? नंबर 1। नंबर 2, डिमांड क्या थी जिसको ये मांग रहे थे कि आके प्रधानमंत्री जवाब दें? जवाब वो देता है जिसके डिपार्टमेंट का जवाबदेही होती है। तो संसद के जो ऑनरेबल स्पीकर है उनकी जवाबदेही थी। तो सुरक्षा पर ही तो सवाल बता जवाब रहा मांगा हूँ गया। ना मैं। जो दूसरा उससे आगे जाते हैं तो देश के गृह मंत्री जी की जवाबदेही बनती है। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार थे, ये सुनने को तैयार नहीं थे। जब कोई जवाब देता ये उठ के चले जाते हैं। अरे 5 बार संसद बंद रही, नहीं चलने दी। 2-2.5 साल कोरोना में संसद बंद रही, नहीं चलने दी। देश की लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स के रूप में जो पैसा जाता है वो वेस्ट हो रहा था। हम तो बिल्कुल पक्षधर हैं कि 20 लाख के करीब लोग जिन सांसदों को चुन के भेजते हैं, अधिकृत करते हैं। हमने अपनी शक्ति आपको दी, आप हमारी शक्ति के बियाप पे जाकर के देश के लोगों के लिए, देश के लिए काम करो। सरकार जो गलत काम करे उसे उजागर करो और टकरो और जूझो। वो उन 20 लाख लोगों के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हम एमपीओं के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। संसद नहीं चलती तो संसद नहीं चलने दे रहे। 4 सत्र 5 सत्र निकल गए और फिर अगर जाकर के ये फैसला लेना पड़े तो फिर भी हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, ना उस बात को सही मानते। जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बैठती है, सरकार की भी और विपक्ष की भी। अगर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा तो गलत, और सरकार हल निकाल के संसद नहीं चलवा रही, संसदीय मंत्री, तो अभी गलत। तो कौन गलत है? सरकार गलत या विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी गलत? ये फैसला आप लोग ले। हम उन दिनों में लगातार देश के लिए काम कर रहे थे। अंदर शोर मच रहा है, हंगामे हो रहे हैं, कागज फेंके जा रहे हैं। मेरी मैक्सिमम स्पीच उस समय की होती थी। मैं बोलता था किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। लेकिन बिना विपक्ष के आप उम्मीद कर सकते हैं कि संसद चले? जब आप संसद विपक्ष को आप अगर नहीं, ये पूरा फिर वही बात क्वेश्चन घूम के आता है। एक विपक्ष में कम से कम 27-28 पार्टियां हैं और 6-7 पार्टियां जो पक्ष धरती की संसद चले। हम अंदर 6-7 पार्टियां बैठे रहते थे, बोलते थे, तो विपक्ष आधा से ज़्यादा जाता था और कुछ बैठा भी रहता था और संसद चली है। पर हम उसको सही नहीं मानते। हम दोनों को मानते हैं बराबर गुनाहगार। सरकार पक्ष की जिम्मेदारी बैठती है संसद चले, विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि जो नियम और कानून हमारे संसद के हैं उनको तोड़े बगैर वो अपना प्रदर्शन करें। उन्हें तोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं। अभी विपक्ष के कुछ सीएम हैं, उन पर लगातार गिरफ्तारी गिर रही है। हेमंत सोरेन तो गिरफ्तारी हो गई, अब केजरीवाल के लगातार नोटिस। आप कैसे देखते हैं ओपोजिशन सीएम पर जो इस तरह के क्रैकडाउन हो रहा है? हम ऐसा देखते हैं, शुरू से जो कांग्रेस ने सिखाया है, जो कांग्रेस की कल्चर रही है, वही शायद अब चल रही है। अगर वो गलत थी तो ये भी गलत है, और ये गलत है तो इनके साथ भी आगे गलत होगा। और प्रश्न फिर दोबारा वही दोहराया जा रहा है। देश को जितनी शक्ति और पावर होती है वो उसका उपयोग करके देश के जनहित में काम करें, और जिनके खिलाफ विपक्षियों के लिए जो आप कह रहे हो उनकी जिम्मेदारी बैठती है कागज़ और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पेश करें। और हम विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बैठती है विधानसभा, विधान परिषद और देश की लोकसभा और राज्यसभा में जाकर सरकार की कमियां निकालें, पब्लिक के सामने उजागर करें और पब्लिक को दिखाएं ये गलत काम कर रहे हैं, जिससे सरकार चुनाव में उन लोगों को, सरकार को उखाड़ के फेंक सकें। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त मायावती के कोर जो वोटर हैं उसमें मुस्लिम है, दलित है, और उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश की भी नज़र है उन मुसलमानों पर, कांग्रेस की भी है। तो इसमें बीएसपी के रिवाइवल को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटजी है? हम ऐसा मानते हैं कि अच्छी बात इसको मानते हैं कि जो पिछले दबे और कुचले और दलित और पिछड़े और जो अक़लियत समाज के लोग हैं और उन पे सब लोगों की नज़र है, तो हम इसको अच्छा मानते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा उन बेचारों को उतनी ज़्यादा मदद होगी। और लोग देखते हैं जो उनके लिए अच्छा कर रहा होगा वो उनको सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में। जी, आखिर में सवाल एक कि क्योंकि उत्तराधिकारी तौर पर मायावती के अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसमें अब आकाश आनंद जी को ऐसी चर्चा है कि बिजनौर से या अम्बेडकर नगर से या सहारनपुर से उनको उतारा जा सकता है कोई सेफ सीट। तो ऐसे में फिर मलूक नागर जी कहाँ जाएंगे? देखिए, तुम बहुत प्यारे भाई हो, तो मैं पत्रकारों को हम कुछ कह सकते नहीं हैं। आप लोग ना, सच में कह रहा हूँ कि बिजनौर लोकसभा 2009 में नए परिसीमन पे नया लोकसभा बनी है।
आप पत्रकार लोगों को अखबार में छप रही है, टेलीविजन में चल रही है, लखनऊ से चल रही है, पश्चिम में छप रही है। मैं आपके माध्यम से थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आपने मुझे मौका दिया इस बात को साफ करने का। जो बिजनौर लोकसभा थी जिसमें कुमारी बहन मायावती जी लड़ती थी, पासवान साहब लड़ते थे, मीरा कुमार लड़ते थे, मुंशी रामपाल जी जीते थे एमपी, वो रिजर्व थी, वो बिजनौर लोकसभा का नाम था। 2009 में देश में परिसीमन हुआ और ज़्यादातर लोगों को बेचारों को पता नहीं, कुछ का कुछ छाप देते हैं, कुछ का कुछ इंटरव्यू में टेलीविज़न पे बोल देते हैं। ये 2009 में वो बिजनौर लोकसभा नहीं है। इसकी 2 सीट मुजफ्फरनगर की हैं, 1 सीट मेरठ ज़िले की है, 2 सीट बिजनौर लोकसभा की हैं। जो दो रिजर्व दलितों की पहले जो कुमारी बहन मायावती जी जहाँ से रही हैं, जहाँ से आनंद जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बिजनौर लोकसभा का नाम अब नगीना लोकसभा हो गया है। वो बिजनौर ज़िले में 5 की 5 विधानसभा पड़ती हैं। वो इसीलिए रिजर्व है क्योंकि वहाँ दलित ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ से दलित लड़ेंगे। तो आकाश आनंद जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नगीना है। अपरिपक्व और कम जानकारी होने की वजह से जो चर्चाएं चला दी थी, जिसके बिहाफ पे आप सवाल पूछ रहे हो, वो कभी भी वहाँ से नहीं लड़ सकते। बिजनौर हमारी है, हमारी रहेगी। तो मतलब चौथी बार आप इस सीट से उतर रहे हैं आप 2024 में? तीसरी बार तीसरी बार। एक बार हम हारे थे यहाँ से, एक बार हम जीते थे यहाँ से, और तीसरी बार अभी रहेगा। जी जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।